जो लोअर कास्ट है उनके, वो आपके यहाँ बैठेंगे नहीं कुर्सी पे, जमीन पे बैठेंगे। ये अभी भी प्रेवलेंट है। हाँ, ये अभी है। क्यों आज हमारे यहाँ कोई आ जाए तो, और ये हालत थी, मैं आपको बता देता हूँ, अब आज हमें इतना दुख होता है कि अगर हम जैसे किसी से छुल गए, ऐसे हरिजन है कोई गांव का, छुल गए, तो हमारी माता जी करें कि यार तुम नहा लो। कि हमारे उस टाइम पे ये जो वॉशरूम है, अब ये सब नहीं होता था मैडम, पखाना होता था जहां पे हम लोग पॉटी कर रहे हैं, और जो अदर कास्ट है, लोअर कास्ट है, वो पॉटी उठा के लेके जा रहे हैं हमारी। ये देखा है हमने। तो लोग मानेंगे नहीं कि यार आप उस जमाने के। हाँ भाई, आज भी हम लोग समाज में जात पात ये सब चीजें कर रहे हैं। आप देख लो हमारे देश में सबसे ज्यादा ये चीजें हो रही हैं। बहुत ज्यादा है। मुझे ना मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट आई हेटेड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लेकिन अगर ये टीचर होते जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, मुझे मैथ्स बेहद जरूर पसंद आता। यस, वी हैव समवन हु इज अ वेरी कूल टीचर। अगर आप इनसे मिलेंगे ना, you are going to love maths, you're going to live maths, you're going to embrace it. And that is why I call this gentleman with us, because he's going to tell us about the education system, the reservation system, and how you can love the subject of maths. Joining us is the rock star teacher Abhinay Sharma. Thank you very much. वैसे मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में आई नहीं, बट मैं समझ गया कि गणित की और मेरी तारीफ दोनों एक साथ हुई हैं। अभिनय जी, थैंक यू फॉर इनविटेशन। और आपको क्या बोलना है? क्या अभी मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अब 10 साल पहले मेरे टीचर क्यों नहीं थे? यार मुझे भी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स मिली नहीं नहीं तो पता नहीं ध्यान कहीं और होता फिर। बट जेन्युइनली आप मतलब एक फरिश्ते हैं हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे लिए मैथ्स जो है, मैं एंशियस हो जाती थी। और यू नो अभिनय, मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में कॉपी करती थी। लाइक हमारा एक मांडवली होता था, मेरी और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, तुझे मैं मेरा इंग्लिश पेपर दूंगी, तू मुझे तेरा मैथ्स का पेपर दे देना। तो इंग्लिश पेपर तो उसने पूरा कॉपी कर लिया अभिनय, बट जब ये मैथ्स का जो पेपर हाँ, तो उसने अपनी कॉपी से टिपाया नहीं आपको? नहीं, मैम ने मुझे पकड़ लिया एंड मैम ने बोला यार ये क्या, व्हाई आर यू डूइंग समथिंग लाइक दिस। और उस टाइम बच्चे होते हैं, आपने ये भी कहते गुस्से में, कल मैंने इसको इंग्लिश का दिखाया था तब तो आपने नहीं पकड़ा। तो वो बच गई। मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं बोला, उसको बचा दिया मैंने, लेकिन आई फेल्ट हॉरिबल अबाउट इट। और मुझे लगता है कि आप जैसे टीचर्स जो मैथ्स जो है इसको एक एडवेंचर बनाते हैं, राइट? आप इसको एक बहुत ही स्पेशल तरीके से सिखाते हैं, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर लविंग मैथ्स। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा भी स्टूडेंट होगा ना कि बिल्कुल उसको पसंद नहीं, तो आप उन्हें कैसे प्यार कराते हैं मैथ्स से? देखिए मतलब किसी भी चीज में जब तक मजा नहीं आएगा तब तक फिर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, आप एडिक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ों में मजा है उन्हीं का एडिक्शन होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मैथ्स के अंदर मजा डाल दें, बच्चों को इंटरेस्ट तो आए, पहले इंटरेस्ट जगे फिर उसको आदत अपने आप लग जाएगी। हर मजेदार चीज की आदत लग जाती है। तो हम यही कोशिश करते हैं ऑनलाइन में भी। जब से हम आए तो हमारी यही कोशिश रही कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को, देखिए बच्चा सामने बैठा है तब तो आसान होती हैं चीज़ें, कि उसको हमने चौक फेंक के मार दिया, डस्टर मार दिया, अब तो खैर डिजिटल बोर्ड आ गए, तो वो डर से पढ़ता है। लेकिन अब ऑनलाइन में पढ़ाना और ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप जैसी स्टूडेंट है कोई, तो वो ऑनलाइन में पढ़ेगी नहीं, किताब बंद करके बैठेगी, चलो हम तो शायरी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ हमारे ऊपर और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया ऑनलाइन में। तो फिर हमें बहुत ये कोशिश रखनी पड़ी कि यार मुझे एंटरटेनमेंट भी डालना है और मुझे बच्चे को मैथ्स भी सिखानी है, उसका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। तो ये बैलेंसिंग करनी पड़ी कि बच्चे को इंटरेस्ट आए किसी तरीके से, 2 सवाल कराए। और जब हम उसे बीच बीच में मोटिवेशन भी देते रहते हैं कि 2 सवाल तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे माँ बाप कितने खुश होंगे, उनका ड्रीम पूरा होगा, तुम्हारे परिवार का स्टेटस बदल जाएगा। जब हम इस तरीके की बातें उन्हें बताते हैं तो वो पढ़ने के लिए फिर प्रेरित होते हैं कि यार मुझे भी पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है। ये बंदा मैथ्स सीख के इतना कुछ कर रहा है, मुझे भी कुछ नहीं हुआ तो कम से कम लोगों को मैथ्स सिखा देना है, इससे सीख। तो बेसिकली आप वाई पर फोकस करते हैं, वाई he or she should do maths, right? बिल्कुल नहीं, कुछ भी मतलब आपका पर्पज, जब तक आपको किसी चीज का पर्पज पता नहीं है तो फिर आप उसके लिए कैसे तो प्लान बना पाएंगे, कैसे फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
तो वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन और फिर जो कंटेंट है वो बच्चे के मुंह पे फेंक के मारे तो वो आराम से लपक के खा लेता है। लेकिन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मतलब आज मैंने इन सबको ही आसान बनाया है। अलजेब्रा को हमने जीरो कर दिया। मैंने कैसे जीरो करके सिखाया बच्चों को, एक्स को जीरो बनाया मैंने। मैं कहता हूँ एक्स की ताकत को अगर तुमने अपने जीवन में जीरो कर लिया, और मैथ्स के अंदर कहते हैं ना कि एक्स की ताकत, उसकी बातें मेरी लाइफ को अगर आज भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एक्स की बातें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो फिर मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूंगा? तो मुझे पहले क्या करना है, एक्स की ताकत को जीरो करना है अपने जीवन से। वही हमने अलजेब्रा में सिखाया। ज्योमेट्री के अंदर हमने कैसे ट्राइंगल के एंगल को जीरो कर देंगे, ये सब सिखाया। कुछ एक नई चीजें ऐसी इजाद की जिससे बच्चों को सवाल करना आसान हुआ। पुराने तरीकों से बदलकर नए तरीके लेके आए, नए मेथड्स लेके आए, तो बच्चों को अपने आप इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन मैं जब भी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में थी, मैं सोचती थी हे भगवान, ये अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है, क्यों बना है? और आई डिड माई मास्टर्स इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे ऐसे लगता मैंने इतना पढ़ाई क्यों किया? व्हाई डिड आई स्टडी अलजेब्रा, व्हाई डिड आई स्टडी ज्योमेट्री? क्या ये डे टू डे लाइफ में हम यूटिलाइज करते हैं? अरे नहीं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मैथ्स या रीजनिंग, ये दो चीजें, आपको पता है कि एक आईक्यू लेवल चेक करने का तरीका सिर्फ मुंबई में ही कोई इंस्टीट्यूट है जो आईक्यू लेवल चेक करता है। आईक्यू लेवल कैसे पता चलता है कि आपका दिमाग कितना शार्प है? ऐसा दुनिया का शायद ही कोई एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछी जाती। क्यों पूछी जाती है? उससे ये पता लगता है, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस से ये पता लगता है कि किसका माइंड कितना शार्प है, वो क्या सही डिसीजन ले सकता है सही वक्त पे या नहीं। तो इसलिए मैथ्स सीखना बहुत जरूरी है। जब हम इस मैथ्स के सीखने के प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये साबित हो जाता है कि यार मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ। ये साबित करता है। और जो डे टू डे लाइफ में आपने चीजें कही, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि यार मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं देखिए, आज मेट्रो बन रही है तो मैथ्स पे, फ्लाइट उड़ती है तो मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, हर जगह है। जो आप ये व्हाट्सएप चला रही हैं, जिसपे हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई, इनकी कोडिंग में अलजेब्रा का यूज है। तो ऐसा नहीं कि यूज नहीं है, हर जगह यूज है। हम जो भी काम कर रहे हैं, आप सारा सिंपल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 का घड़ी में ही यूज है, एक के बाद 2 बजेगा। तो मैथ्स का ऐसा नहीं कि यूज नहीं, हर जगह यूज है, हमें पता नहीं चलता। अब यूज तो इस बात का भी क्या ही है कि आपने अकबर के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है, कौन से आपने राजा बनना है, मौर्य वंश चलाना है, अपना वंश बनाना है, नहीं ना। लेकिन हम पढ़ते हैं ताकि हमें अगर लाइफ में कभी इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़े तो हम कर सकें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैथ्स को इंप्लीमेंट नहीं कर रही तो मैथ्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैं नहीं कर रही, बट बाकी लोग करके कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तभी वो उस तरीके के टीचर्स नहीं मिले। क्योंकि क्या होता है, सबका लर्निंग बहुत डिफरेंट होता है। मुझे अपना लर्निंग स्टाइल जो है बहुत लेट समझा। आई एम समवन हु लाइक्स एक्सपीरियंस लर्निंग। अभी अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, राइट? कोई होता है विजुअल होते हैं। मैंने सुना है कि जब शाहरुख खान को स्क्रिप्ट दिया जाता है तो वो एक टक में वो स्क्रिप्ट मेमोराइज कर लेते हैं। मैं ऐसी हूँ कि मुझे वो स्क्रिप्ट मिलता है, मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ता है क्योंकि मैं कीनेस्थेटिक हूँ, फील बेस्ड हूँ। कोई जो है वो ऑडियो सुन के वो समझता है। तो आपको लगता है टीचर्स को ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग पता है या इनकॉर्पोरेट करते हैं? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अब अगर मैं आपके ज़माने की बात करूं कि चलो ठीक है, उस टाइम पे बोर्ड्स, डिजिटल बोर्ड नहीं थे। आज हमारे लिए आसान है कि हम क्वेश्चन को दिखाते हैं और सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। बट अगर आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो मैं एक क्लास में 7 सवाल ही करा पाता था। क्यों? क्योंकि पहले मुझे सवाल बोलना पड़ता था इंग्लिश में, फिर हिंदी में। आज वो टाइम बच गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हमारे पास टाइम ज़्यादा हो गया बच्चे को समझाने के लिए। तो हम तो सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हर टीचर कर रहा है कि पहले किसी चीज़ को दिखा दिया, नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को विजुलाइज भी करा दिया, हमने क्यूब उठा के दिखा दिया कैसे कौन के अंदर जा रहा है। तो ये सब दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं और बच्चे को खुद कहते हैं कि आप खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप खुद से लिखेंगे, हमारे लिखने से बताने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं आऊँगा और मैंने सवाल किया और आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप कॉपी करके लेके जाओगे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ एक आदमी रख लो, आपको आने की जरूरत नहीं है क्लास में। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? आप आ रहे हो तो आप पहले समझने पे फोकस करो। और वही फोकस हम सब टीचर्स का ही रहता है कि हम किसी भी तरीके से बच्चे को समझा पाएं। और फिर ये अनुभव के साथ साथ और बढ़ जाता है कि अब हमें 12 साल 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें पता रहता है कि बच्चा यहाँ पे ये समझ रहा होगा कि यहाँ पे उसको डाउट आ रहा होगा, तो हम पहले ही बता देते हैं, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। और पहले कहता है कि टीचर्स उतने ज़्यादा बेचारे मतलब
बहुत डाउनग्रेड या अंडररेटेड समझा जाता था टीचर्स को। आज खैर वैसे बहुत ओवररेटेड भी समझा जा रहा है, बट उस टाइम पे बड़ा अंडररेटेड समझा जाता था। उनके पास भी कोई ऐसे मोटिवेशन नहीं होता था बहुत कि वो कुछ नया करने की सोचें। हम लोग उनके पास तरह तरह के मोटिवेशन थे, नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थे जिसके लिए हमें लगता था कि और मेहनत करें और मेहनत करें। तो आजकल के जो टीचर्स हैं उनके पास अच्छी टेक्निक्स हैं समझाने की, पढ़ाने की। आपने कहा कि आजकल जो टीचर्स है वो ओवररेटेड है, ऐसे क्यों कहा आपने? नहीं मतलब जैसे ये कोविड में क्या हुआ ना कि कोविड में अचानक से ऐसी ग्रोथ हुई, हाँ। तो लोगों को लगा कि अब ये ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा, बट अब वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब कुछ उसमें नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाने का ब्रेकआउट का स्कोप बहुत कम है, ब्रेक डाउन का ज़्यादा है। तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी ओवररेटेड हो गई, मुझे ऐसा लगता है। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? देखिए आज हम कुछ भी प्लान करते हैं, एक सोसाइटी प्लान होती है, मैं देखता हूँ तो सब कुछ प्लान हो जाता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा, यहाँ पे मार्केट खुल जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन कभी कोई ये नहीं प्लान करता कि यार ये सोसाइटी बन रही है तो क्या एक इस सोसाइटी में ही एक स्कूल बना दिया जाए। आज हम वो बाद में बन रहा है अलग चीज है, लेकिन उस वक्त हम नहीं प्लान कर रहे होते हैं। हम नहीं देखते हैं कि किसी ने ऐसा प्लान किया कि सोसाइटी के अंदर ही एक स्कूल बन जाएगा। तो हमारा एजुकेशन पे सच में फोकस नहीं है। आप देखेंगी तो चुनाव में बहुत सारे वादे आते हैं, उसमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए पॉइंट्स बड़े कम होते हैं। तो हम खुद भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसकी एक वजह ये कि हमने एजुकेशन के मायने शायद लोगों को ठीक तरीके से नहीं समझाए। जैसे आज मैं अगर किसी की बात करूं कि कोई महिला और पुरुष मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उनको लगता है यार क्या बच्चे को स्कूल भेजना, क्योंकि उनको मायने नहीं पता कि स्कूल भेजने से हो क्या सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करना चाहिए। आज आप देखेंगे किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, मोदी जी की फोटो लगी कि हमने सिलेंडर घर घर प्रोवाइड कर दिया, लगी। हर चीज का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है, बट एजुकेशन के क्या फायदे हैं इस चीज का प्रचार उतना नहीं हो रहा कि हर आदमी पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो हम प्राइमरी स्कूल में इसलिए पढ़ने जाते थे क्योंकि हमें 3 किलो गेहूं मिलते थे महीने के, आज वो मिड डे मील है। तो कुछ अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा कि लोग पढ़ने के लिए प्रेरित हों, उनको पढ़ाई के मायने पता चले कि ये फायदे हैं पढ़ाई के। सरकार को रुझाना पड़ेगा इस चीज के लिए। जैसे आज वो बहुत सारी चीजों में सब्सिडी दे रही है सरकार बहुत सारी चीजों में सब्सिडी, तो एजुकेशन में उस सब्सिडी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को बहुत सारे रिवार्ड देने पड़ेंगे कि वो आए स्कूल, आने के लिए प्रेरित हों, मोटिवेट हों, ये करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के साथ मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एम्पावर जो है गवर्नमेंट ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट, बट ईच पर्सन, आई थिंक यू मी, बिकॉज आई रिमेंबर एक इंटरव्यू किया था मैंने सैफीना जी के साथ, एजुकेट गर्ल्स करके उनका एक सोशल सर्विस वो करती है, एंड कतरीना कैफ वॉज ऑल्सो देयर इन इट। और कतरीना टोल्ड मी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। उन्होंने कहा कि लिंसिया तुम एजुकेशन के बारे में बात कर रही हो कि एजुकेशन होना चाहिए, एवरीबडी शुड स्टडी, यू आर थिंकिंग लाइक दैट। ये थॉट जो है ना किसी किसी के दिमाग में आता भी नहीं है, दैट आई वॉन्ट टू बी एजुकेटेड। लाइक स्मॉल टाउन्स लाइक राजस्थान जहाँ पर लड़कियों को पीरियड्स होता है, उनका एजुकेशन बंद हो जाता है 5वीं के बाद, राइट? उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है क्योंकि दैट थॉट प्रोसेस इज नॉट मूविंग। अभी आप और मैं बैठ के बात करें कि एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, बट व्हाट यू डू व्हेन यू हैव एन एंटायर विलेज जहां पर से अ वुमन इज गोइंग थ्रू अ पीरियड्स, राइट? शी इज नॉट अलाउड टू स्टडी फर्दर। दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स। गवर्नमेंट क्या ही कितना ही कर सकता है, These are social stigmas, ये मतलब सोशल इश्यूज है। देखिए गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिसका प्रधान नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसका विधायक नहीं है, ऐसा कोई बड़ा एरिया नहीं है जिसका एमपी नहीं है। तो गवर्नमेंट तो इतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसको सेंट्रलाइज बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, बट मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की शाखाएं इतनी ज्यादा जगह फैली हुई हैं कि वो इस चीज को बहुत आसानी से कर सकती है। हम और आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं मान रहा, ठीक है मैं अपने गांव के लोगों को बता रहा हूँ एजुकेशन के क्या मायने हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ ना कि मेरा देश बहुत जल्दी तरक्की करे, मेरे देश से निरक्षरता बहुत जल्दी खत्म हो, मैं तो ये चाहता हूँ। तो उसके लिए उस स्केल पे काम करने के लिए विदाउट गवर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि गवर्नमेंट हम जैसे और
बहुत सारे लोगों को अगर कोई दायित्व देती है तो हम लेने को तैयार हैं। हम उस काम को बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए फ्री में करने को तैयार हैं कि हाँ हम इस चीज को करेंगे, बट ये कदम उठाना गवर्नमेंट को ही पड़ेगा अगर हम इसको बहुत जल्दी और सही टाइम पे खत्म करना चाहते हैं निरक्षरता को। रिजर्वेशन जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है, और रिजर्वेशन जब शुरू हुआ था तो इसलिए शुरू हुआ था कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एम्पावर करें, राइट? अभी 76 ईयर्स 77 ईयर्स हो गया है इंडिपेंडेंस को, और ये रिजर्वेशन जारी है, इट्स ऑन गोइंग। आपको लगता है कि रिजर्वेशन जो है इसे खारिज कर देना चाहिए? देखो, इस पे लोगों के बड़े मत हो सकते हैं, मैं बड़ा डर भी रहा हूँ इस टॉपिक पे बोलते वक्त, बट मुझे लगता है मैं तो आप ही के शब्दों को पकड़ लेता हूँ, आसान रहेगा मेरे लिए। आपने कहा कि एम्पावर करने के लिए किया गया, तो मैं ये मान रहा हूँ कि रिजर्वेशन अगर चल रहा है इसका मतलब वो एम्पावर अभी नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे लोगों का ये होगा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेना चाहिए, बट इसके लिए सरकार क्या कर सकती है आप बताइए? सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने तो एक लॉ बना हुआ है कि भैया एससी का रिजर्वेशन इतना होगा, ओबीसी का इतना होगा। अब सरकार उसमें क्या करे? या तो लोग अपने आप से छोड़ दें रिजर्वेशन कि भाई हमें नहीं चाहिए, अब हम इस योग्य हैं कि हमें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारा कोर्ट ये कहता है कि देखिए 100 ऐसे लोगों को फायदा हो जाए जिनको फायदे की जरूरत नहीं थी, बट एक भी ऐसा इंसान नहीं छूटना चाहिए जिसको जरूरत थी और हम फायदा नहीं दे पाए। 99 ऐसे ही लोगों को रिजर्वेशन का फायदा हो जाए, बट जो एक जिसको नीड थी वो ना छूटे, तो उसके लिए तो रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। अब बात आती है, जैसे आज मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट एग्जाम में हालात ये हो गए कि जर्नल और ओबीसी की जो कट ऑफ है एग्जाम की वो अप्रॉक्स इक्वल आ गई है। पहले लोगों को बड़ी शिकायत होती थी, यार ओबीसी तो 112 नंबर कट ऑफ गई है, हमारी 150 गई है, हमें तो नहीं मिला रिजर्वेशन, उनके तो 112 नंबर वालों को हो गया। इसका मतलब वो कट ऑफ अगर कम हो रही है, वो गैप कम हो रहा है, इसका मतलब वो लोग एम्पावर हो रहे हैं। और जब ये गैप ही खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन रहे ना रहे से क्या ही फर्क पड़ेगा? तो यही पर्पज था हमारा। ये पर्पज अब शॉर्ट हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा चलेगी, तो अब वो लोग एम्पावर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप रिजर्वेशन से किसी को भी समस्या या दिक्कत है। देखिए, लगता है आज ना हम यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है कि यार ये कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी कास्ट बेसिस पे है ना। तुम कैसे कह देते हो यार वो शर्मा जी की अपनी दुकान है, उधर चले जाना, काम हो जाएगा, तब तो तुम गुप्ता जी की दुकान पे नहीं भेज रहे हो। अगर तुम गुप्ता हो, तुम कैसे कह देते हो अरे वो अग्रवाल मेडिकल स्टोर से जाके ले आना, भाई हैं अपने। तो आज जब हम ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड कर रहे हैं, लोग आज ये कहते हैं कि रिजर्वेशन बेसिकली इस बेस पे होना चाहिए कि कौन इकोनॉमिकल स्ट्रांग है, कौन वीक है। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया, तो वहां भी लोग गलत फायदा ले रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, पैसा बहुत है, वो भी सर्टिफिकेट बना के फायदा ले रहे हैं। तो फायदा तो लोग लेंगे, जिनको नहीं जरूरत है वो भी लेंगे। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और मैं इस चीज को, मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो गलत नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड पे खत्म कर दीजिए, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। आज भी हम लोग समाज में जात पात ये सब चीजें कर रहे हैं। आप देख लो हमारे देश में सबसे ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही है। तब फिर आप कैसे ये कह रहे हो कि तब तो पैसे के बेस पे नहीं है, तब तो आपका शर्मा अगर गरीब भी है तो भी आपका अपना भाई है। वहां तो आप ये इकोनॉमिक बेस पे नहीं कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, वहां तो कास्ट बेस पे ही हो रहा है। शादियां कास्ट बेस पे हो रही है, सब कुछ कास्ट बेस पे हो रहा है समाज में। रिजर्वेशन कास्ट बेस पे क्यों नहीं हो? तो मतलब मुझे तो मिला नहीं खैर, बट मैं इस चीज को मतलब यही कहता हूँ कि जब हमने एम्पावर करने के लिए बनाया था, जब वो एम्पावर हो जाएंगे, लोग ये कह देते हैं अरे एम्पावर हो गए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे, अरे मेरे गांव में एक ऐसा वो है, उसको तो कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, उसके पापा भी आईएएस, मम्मी भी आईएएस, उसने फिर भी रिजर्वेशन ले लिया। तो भैया हम आपके उस गाँव की एक बच्चे के लिए रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकते। आप तो एक, आपका जो दायरा है ऑब्जर्व करने का वो बहुत छोटा है। आप जाके तो देखिए भी और गांव में, हमने तो खुद देखा है, हम भले देखने में नहीं लग रहा होगा, बट उस जमाने के लोग हैं, जितना कास्टिज्म हमने देखा है जिसकी कोई हद नहीं है, हद से ज्यादा देखा है हमने। आपके वहां पर कास्टिज्म है? हाँ, मतलब कास्टिज्म, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो हमारे किस तरीके का, मतलब आप देखते हैं? मैं ये बता रहा हूँ ना आपको कि हमारे उस टाइम पे ये जो वॉशरूम है, आप ये सब नहीं होता था मैडम। पखाना होता था जहां पे हम लोग पॉटी कर रहे हैं, और जो अदर कास्ट है, लोअर कास्ट है, वो पॉटी उठा के लेके जा रहे हैं हमारे। ये देखा है हमने। तो लोग मानेंगे नहीं कि यार आप उस जमाने के। हाँ भाई, आप हमारे गांव में जाके पता, ये कितने साल पुरानी? ये बात सन 2003, 4, 5 की, आराम से 5, 6 तक हमने देखा, 7 तक हमने देखा ये चीज। 2007 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और आज भी कूड़ा उठाने लोग आ रहे हैं। क्यों भाई, आप अपना कूड़ा क्यों नहीं उठा सकते?
आज भी कूड़ा उठाने का कल्चर हमारे गांव में आज भी है। तो वहां तो आप उस वक्त तो कास्टिज्म पे कोई बात नहीं कर रहे, उस वक्त तो लोग, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि जो लोअर कास्ट है उनके, वो आपके यहाँ बैठेंगे नहीं कुर्सी पे, जमीन पे बैठेंगे। ये अभी भी प्रेवलेंट है। हाँ, ये अभी है। क्यों आज हमारे यहाँ कोई आ जाए तो, और ये हालत थी, मैं आपको बता देता हूँ, अब आज हमें इतना दुख होता है कि अगर हम जैसे किसी से छुल गए, ऐसे हरिजन है कोई गांव का, छुल गए, तो हमारी माताजी करें कि यार तुम नहा लो। तब कहां चला गया था ये सिस्टम? तब हमने नहीं बात की थी कि वो लोग कितना झेल रहे हैं। आज समझ में आता है ये दर्द। हम भी जब गांव से निकले, हम भी जिस परिवार में पले बड़े, हमने जिस परिवेश में देखा, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई, हमारे भी दिमाग में ये सब चीजें था। जब हमने बाहर निकल के दुनिया देखी तब पता चला। हमें भी उस वक्त तक रिजर्वेशन खराब लगता था कि क्यों है भाई, हमें इसका फायदा नहीं मिल रहा। किस तरीके का कास्ट सिस्टम आप देखते हैं अपने गांव में? या नहीं, हमारे गांव में तो आप ऐसे समझिए कि जो हरिजन हैं या जो अदर कैटेगरी हैं, वो लोग एक तो गांव के बीच में किसी का घर नहीं है। देखो ये बंदा मेरे साथ बैठा है, आप पूछिए इसको मेरे गांव से कि गांव में घर नहीं है किसी का बीच में, वो गांव के बाहर ही घर बनाएंगे। क्यों? मतलब उनको ये नहीं है, ये उनके ऊपर, अब आप कुछ भी समझ लीजिए। अगर घर बनाया साथ में तो क्या होगा? नहीं, उनकी इतनी अभी मेंटल कैपेसिटी नहीं कि वो इतना बड़ा डिसीजन लेने कि गांव में बीच में घर बनाने। उनके घर सबके साइड में है, बिल्कुल गांव जहाँ पे खत्म होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि, और वो भी कितनी दूर है, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव। कोई ये भी नहीं कि साहब बहुत कहीं ऐसा है। तो वहां पे आज भी ये सब सिस्टम चल रहा है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीजें खत्म, लेकिन अगर ये मेंटालिटी हमें चेंज करना है, ये तो वही बात हुई ना कि थॉट प्रोसेस में ही नहीं है। देखो अब क्या है कि अब वो लोग एम्पावर हो जाएं, उनको रिजर्वेशन मिला, सरकारी नौकरी ले लें, किसी का बेटा सब इंस्पेक्टर हो गया, किसी का बेटा पुलिस हो गया। वो तो हमारे यहाँ तो आप इलिटरेसी, मतलब ये जो निरक्षरता है, इसको सुधारेंगे कैसे? वो लोग तो स्कूल में भी पढ़ने नहीं आते। जिस घर के बच्चों को अगर अदर बच्चे ये कहेंगे कि मैं इससे छूंगा नहीं, ये छुल गया तो मैं नहाऊंगा, वो कैसे पढ़ लेगा? उसका तो दिमाग कितना डिस्टर्ब रहेगा। तो ये खत्म कैसे करें? नहीं, सरकार कर तो रही है, लोग रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि पहले इसको तो खत्म करो, इस चीज को तो खत्म करो, अपने माँ बाप को इस चीज के लिए समझाओ। पहले हम तो इस चीज को खत्म करें, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, उन लोगों को सपोर्ट करें, मदद करें आगे बढ़ने के लिए। सरकार तो कदम उठा ही रही है, बाकी देखें सरकार और तगड़े आदेश दे, ये सब चीजें। मुझे लगता है कि अगर ये हमारे गांव में, तो क्या लगता है आसपास के भी सारे गांव में होगी, और भी यूपी के बहुत सारे गांव में होगी। अगर योगी जी तक एक बात पहुंच रही है तो इस चीज को दूर कराएं। एजुकेशन के स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं फिलहाल, बहुत हो रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक दोस्त था और उसको सीट मिला कुछ 15 लाख देकर, ठीक है, 15 लाख दिया उसने और उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। और ये मैनेजमेंट कोटा का जो सिस्टम है कि ये आप तो बहुत पहले की बात बता रही हो आप, 10-12 साल पहले की। यस, ये क्या अभी भी होता है? हाँ, अब कैसे हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुले पड़े मैडम, कोई इंजीनियर बनने को तैयार नहीं है। इंजीनियर्स की बड़ी हालत खराब हो गई देश में, ठीक है, बहुत इंजीनियर्स हो गए, सब बन गए 15-15 लाख रुपए देके। सबको लगा हम कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होगा तो मोबाइल लैपटॉप में गाने ही भर लेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मजाक वाली बात हो गई, बट इंजीनियर्स का अब उतना नहीं है कि कॉलेज, अब तो कॉलेज खुद परेशान है कि उनकी सीटें भर नहीं रही। अब तो ये है जो स्कैम आप बता रही हो, ये ऐसे बहुत चल रहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम में किसी ने पैसे लेके भर्ती ले ली, ये सब चीजें। आप सोचता है आदमी 15 लाख रुपए देके इंजीनियरिंग करेंगे, इससे अच्छा है कि सरकारी नौकरी कहीं रिश्वत लेकिन देके अभी लग भी रही है तो हो ले रही है, मतलब खरीदा जा अच्छे रहा है कॉलेजों सीट। में तो, अच्छे कॉलेजों में तो अभी भी हो रहा है ये सब चीजें, डोनेशन ये सब चलता है, मैनेजमेंट कोटा है। आज आप देखो तो लोग कहते हैं थोड़ा पैसा हो जाए, चलो यार एक स्कूल बना लो, कॉलेज बना लो। आज भी लोग, हमारे इंडिया में एजुकेशन बिजनेस नहीं है, लेकिन आज भी एजुकेशन को, कॉलेज हो स्कूल हो, बिजनेस पर्पज से ही खोला जा रहा है और उसी नजरिए से देखा जा रहा है। इंटेंशन ही पहला पैसा कमाने का। मैं ये कहता हूँ पैसा अपने क्या आप गलत आएगा। है? सही, क्या लगता है आपको? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसे एजुकेशन पे फोकस होगा? जब आप सोचो 15 लाख में कोई इंजीनियर बनेगा, तो जो इसके पास पैसा नहीं हो तो इंजीनियर बनने की सोचेगा ही नहीं। तो जहाँ एजुकेशन इतनी महंगी होने लगेगी, और ऐसा नहीं कि सरकारी कॉलेजों की भी फीसें बहुत बड़ी हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप IIM की देख लीजिए, IIT की देख लीजिए, सरकार ने बहुत फीसें बढ़ाई हैं पिछले 8-10 सालों में। जबकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एजुकेशन हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती रख पाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती रख पाएँ, कम से कम उन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते। ऐसा जरूर होना चाहिए कि 40%, 50% कोटा उन लोगों के लिए जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने लोग हर एक कॉलेज को लेने ही लेने हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। ऐसे कुछ, वैसे सरकार बहुत कुछ कर भी रही है इस डायरेक्शन में, बट और करे तो और अच्छा है। लेकिन एजुकेशन के स्कैम्स हो रहे हैं अभी पिछले 2-3 साल में,
मैंने सुना है कि स्कैम। देखो सरकारी नौकरी का तो बहुत बुरा ही हाल है। आप एमपी चली जाओ, राजस्थान चली जाओ, कोई भी एग्जाम होता है, बिहार चली जाओ, वो पहले आउट हो जाता है, बच्चा 6-7 महीने तैयारी करता है, फिर वो आउट हो जाता है, उसको पता लगता है इतनी मेहनत करके पेपर दिया, लग रहा था इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, वो पेपर आउट हो गया, फिर वो कैंसिल हो गया। यानी आउट हो गया, कैंसिल हो गया का मतलब क्या? मतलब पहले वो लीक हो गया, बाद में पता चलता है ना लीक हुआ है एग्जाम, फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर वो और 1 साल बाद होगा, कब होगा नहीं होगा। तो सरकारी नौकरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी हालत तो अभी भी खराब ही है, उस पर सरकार नहीं सोच रही है। जबकि सरकारी डिपार्टमेंटों में ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, बहुत सारी जगह हैं, सरकारी नौकरी की बहुत ज़रूरत भी है। और सरकार ये कह देती है कि हम ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे। आप खुद भी अभी कह ही रही थी कि सरकार क्या क्या चीज़ें देख ले, इसका मतलब ये है कि सरकार के पास लोगों की कमी है। तो सरकार लोग बढ़ाए, अच्छे लोगों को भर्ती कराए। अच्छे लोगों को भर्ती तभी हो सकती है जब एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो। आज लोग हार सी मान चुके हैं, कोई भी भर्ती आती है रेलवे की 5-5 साल हो जाते हैं, वो क्लियर ही नहीं होती है। एक चुनाव आ गया, एक चुनाव में बोला था इतनी भर्ती है, फिर वो क्लियर नहीं हुई, उसी को अगले चुनाव में जोड़ दिया, इतनी बार नई वैकेंसी लेके आए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स जो है प्राइवेट जॉब्स के कंपैरिजन, अगर आप कंपेयर करेंगे प्रोज एंड कॉन्स गवर्नमेंट जॉब का प्राइवेट जॉब का, तो क्या क्या टेक है आपका? नहीं मतलब जैसे बहुत सारे लोग आजकल ये कहने लगे हैं यार सरकारी नौकरी क्यों। मैं उनसे पूछना चाहता हूं फिर सरकार ही क्यों? सरकारी नौकरी क्यों तो सरकार ही क्यों? सरकार अगर है तो सरकारी नौकरी की अभिलाषा है, और इसमें गलत क्या है? एक बच्चा या एक पेरेंट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो किसी तरीके से लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाता है, इसीलिए कि उसके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए तो वो इस लोन को भी चुका देगा और घर का स्टेटस भी बदल जाएगा उससे। प्राइवेट नौकरी में वो सिक्योरिटी नहीं है, या तो गवर्नमेंट ये सिक्योर कर दे। आज आप देखिए ना, महंगाई बहुत बड़ी है, क्या सरकार ने ये कहा है कि कोई भी प्राइवेट नौकरी में 20,000 से कम पे काम नहीं करेगा? सरकार ये रूल तो बना सकती है। प्राइवेट में दिक्कत ये है कि लोग 6-6 हज़ार में पूरी रात घिसा रहे हैं, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी का डे है। तो सरकार या तो ऐसे रूल बना दे, प्राइवेट नौकरियां या प्राइवेट नौकरी देने वाले लोग लोगों का फायदा उठा रहे हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, ये तो कम में ही करेगा और क्या करेगा। या तो कुछ सरकार ऐसा रूल बना दे कि भाई इतनी सैलरी मिनिमम देना कंपलसरी है, तो लोग जाएंगे प्राइवेट नौकरी में भी। सरकार ये बोल दे कि भाई आपको अगर किसी बंदे को आपने लिया है तो आप 1 साल तक उससे काम करा के देखिए, और अगर आपने उसको 1 साल के उस पीरियड में परमानेंट कर दिया तो आपको फिर 10 साल या 12 साल उसे रखना पड़ेगा। या तो कुछ आप ऐसा नियम बना दीजिए। तो लोगों को क्या है कि वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाती कि वो जॉब है कब तक। पता चला 8 साल नौकरी की, बाल भी पक गए, अब कुछ और कर भी नहीं सकते, और प्राइवेट नौकरी वाले ने निकाल दिया। कैसे चलाएगा आदमी घर बार? जो गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, राइट, मैंने ऐसे देखा है कि दे बिकम वेरी लेजी, क्योंकि उनका सेट होता है, कोई उनको निकालने वाले नहीं है, उनको पेंशन मिलने वाला है, तो वो लोग पता नहीं काम नहीं करते हैं। जैसे प्राइवेट वाले आप बोल रहे हैं, राइट, प्राइवेट वाले हासिल करते रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? यार देखो, पता है आपको, पता है प्राइवेट वाले काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मैनेजर बड़ा स्ट्रिक्ट है। आप देखते हो कितने सारे मीम आते हैं मैनेजर पे ना तो मैनेजर बड़ा स्ट्रिक्ट है। एक्चुअली क्या ना, गवर्नमेंट में पहले से ही वैसे लोग हैं, तो ये तो जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, अब अच्छे लोग आ रहे हैं, अब उनके ऊपर जो बॉस बैठे हैं वो उनसे काम ही नहीं ले पा रहे, वो लेजी हैं पुराने वाले। और बात देखिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन आना बनता भी यार। अब कोई गर्लफ्रेंड है मेरी यार, तो ठीक है यार, अब उसको जब तक लग रहा है यार इस बंदे से शादी करनी है, वो ठीक है यार, ठीक है, तो आपकी 1-2 बात खराब भी इग्नोर कर रही है बंदी, है कि नहीं? अब शादी हो गई जी, घर में आ गए, 1-2 महीने हो गए, थोड़ा कंफर्ट जोन में आई जाती है। यार अब ले बोल भाई, बता, समझ रही ना? तो वो एक ये बहुत एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेजीनेस क्यों नहीं होगा काम? सरकारें कैसे चल रही हैं? सरकारें थोड़ी ना कोई काम करती हैं। IAS IPS ही तो देश चला रहे हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी है तो देश चल रहा है भाई। तो वो लोग क्यों नहीं लेजी हो रहे भाई? क्योंकि वो सीधे टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंचे हैं और नए लोग हैं, अच्छा चला रहे हैं। तो ये जो पुराने लोग जैसे जैसे सिस्टम से निकलते जाएंगे तो ये सरकारी तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सोच के हम सरकारी नौकरियां खत्म कर दें कि ये आएगा तो ये काम नहीं करेगा सरकारी नौकरी में, वो सब पहले होता था। अब सब जगह CCTV फिट है, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, सबकी ACR रिपोर्ट जाती है, नई रिपोर्ट अच्छी होगी प्रमोशन नहीं मिलेगा। और यहाँ IAS IPS को तो टर्मिनेट हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, सब कुछ सारे प्रावधान है, सब कुछ निकल सकता है। नहीं काम करोगे, नहीं अच्छा काम करोगे तो लोग निकालने भी जा रहे हैं, सबको पता है। और जो सरकारी नौकरी निकाल के आ रहा है तो वो एक प्रोसेस से गुजर के आ रहा है, वो बेवकूफ नहीं है जो आ रहा है। उसने बड़ी मेहनत की है, तैयारी की है, साल भर, रात भर वो एक दिए में बैठ के पढ़ा है, तो उसको पता है कि इस चीज के मायने क्या है। तो ये गलत है कहना, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। पेंशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि
बताया गया है कि पेंशन है अभी गवर्नमेंट जॉब में कि नहीं है? मुझे जहां तक पता है कंप्लीट की, मतलब जो ग्रुप ए है शायद उन लोगों की पेंशन को सरकार ने खत्म किया है। तो मतलब इसमें इतनी बड़ी बात कुछ है नहीं यार, आपको 60 साल तक सरकार ने झेल लिया। वैसे सरकार थोड़ा थोड़ा अमाउंट काट रही है, वो इकट्ठा आपको दे देगी। तो अब लोग, सरकार को भी पता है कि यार ये 60 साल का है यार, और अब कितना और जिएगा भाई, जिसके लिए तुझे मंथली चाहिए। पेंशन का भी लोग गलत फायदा उठा लेते थे कि पिताजी गुजर गए, माताजी के नाम पे आ रही है, फिर माताजी भी नहीं रही तो बच्चे खुद ही ले रहे हैं, बताया ही नहीं कि वो चले गए, अब नहीं है। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। हाँ, तो ये है, इसलिए सरकार को लगा होगा कि पेंशन को खत्म करना चाहिए। 60 साल तक तो सरकार दे रही है, और इससे ज्यादा अब तुम्हारी क्या ख्वाहिशें रह गई हैं जो आप पूरा करोगे? लेकिन कब्र में पैर लटके हुए हैं। लेकिन 100 साल तक जिए तो 100 साल तक जिए तो 60 साल पे जो पैसा मिल रहा है, तुमको इतना दिमाग भी है, सरकारी तंत्र में रह के भी आए हो, कुछ ना कुछ करके चला ही लोगे। तो इस पे कोई इतना बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इशू नहीं है कि पेंशन। फिर लोग कुछ कहने लगते हैं कि यार एमएलए एमपीज को और इन सबको तो बहुत मिल रही है। अब देखो उनकी बेचारी की एंट्री 60 साल पे हो रही है, समझ रहे? अब 60 साल पे एमएलए बन पाया है बंदा। पिछले 25 साल से लगातार पैसा बहा रहा था, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो एमपी एमएलए बना है। तो सरकार सोचती है चलो अब हमारा दायित्व है कि इसके और 10 साल जीवन के बचे होंगे मुश्किल से, कुछ कुछ पैसा दे दो। तो पेंशन पे इतना, मतलब मैं चिल हूँ इस पे, मुझे इतनी कोई खास दिक्कत नहीं लगती। आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए अभिनय जी। मुझे कर लेना चाहिए, मुझे लगता है, हाँ मतलब नहीं देखिए उसमें क्या होता है, कभी करना चाहोगे? उसमें क्या है ना, क्या लोग फिर बढ़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि इस पार्टी का है और इसकी विचारधारा, और मैं क्या है ना एक बहुत उसूलों वाला बंदा हूँ, और उस राह में क्या है कि बहुत बबूल है, और ऊपर से अपने उसूल हैं। पता चला मैं जिस पार्टी में, उसी नेता ने कुछ कर दिया और मैंने उसी के रोस्ट मार दिया, ये कैसे कर रहा है। तो वो क्या है कि अपने उसूलों के साथ फिट बैठती नहीं है। हाँ, अगर कभी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया और भगवान ने चाहा, बाकी डेस्टिनी का तो किसी को पता नहीं है, तो ठीक है, हल्का फुल्का कर लेंगे कुछ। मैंने राज शमानी के शो में ये सुना था कि आपने लोगों को गन्स के साथ देखा है कि आपके यहाँ पर चलते हुए देखे हैं, गोलियां चल रही हैं, ऊपर देख रहे हैं छत पे से, सब हमारी आंखों के सामने। फिल्मों में नहीं, मैंने फिल्में देखी नहीं, हमने लाइव इतनी शूटिंग देखी, फिल्मों क्या देखना था। तो ये वायलेंस जो होता है, क्या ये एक सोशली, मतलब एक ऐसे देखा जाता है कि सोशली बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज यू आर यूजिंग वायलेंस? नहीं, उस टाइम पे देखिए था, उस टाइम पे इतनी ना मीडिया थी, ना ये सोशल मीडिया वाला इन्फ्लुएंसर्स थे। नहीं तो सोचिए उस टाइम पे यूट्यूब ये सब चीजें होती, मैं ही खुद ही वीडियो बना के एक इन्फ्लुएंसर बन जाता, लाइव दिखाता लोगों को। गन नहीं, ये सब टेलर जो चल रहे हैं लोगों को लाइव दिखा के वीडियो बनाता मैं। हाँ। तो ये सब चीजें उस टाइम पे नहीं थी, तो लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे, खबरें नहीं पहुंच पाती थी। अब तो तुरंत फोन करो पुलिस आ जाती है, तो अब तो ये चीजें नहीं है। बट हाँ, हमारे टाइम पे 92, 93, 94 पे हमने बहुत देखा, हमारे गांव में सही, चाहे गांव के आसपास भी बहुत बड़े बड़े गुंडे थे। लेकिन ये सोशल स्टेटस के लिए करते ना? नहीं, लड़ाई है, किसी का जमीन का मामला है, पैसे की, जमीन की, इन्हीं सब चीजों की लड़ाई है। लेकिन वायलेंस इतना पसंद क्यों है? नहीं मतलब वो तो वायलेंस तो बढ़ ही जाएगा, बातों से अगर चीजें नहीं सिमट रही तो आदमी फिर गोली चलाता है, यही। अब तो गोली रखना, पहले क्या था कि अब तो इतना मुश्किल हो गया है आपको लाइसेंस बनवाना, बट हमारे टाइम पे उतना मुश्किल नहीं था, बट कंपलसरी जरूर था कि होना चाहिए। जैसे मेरे पास भी था, मेरे भाई हैं छोटे, सबके पास होते थे। बट हमने ऐसे नहीं कि चलाई है कोई, हम तो देख के, हम डरपोक टाइप के आदमी थे, तभी गांव छोड़ के भाग गए। हमने देखा जरूर है, और रात में भी पढ़ते थे, 12-1 बजे तक गोलियों की आवाज आती थी, लगता था कि आज शायद कोई निपट गया, सुबह खबर मिलेगी। लाइव भी देखे मैंने तो ये सब चलते हुए एकदम। कि मुझे अभी भी एक घटना याद आती है, उदयबान थे, एक बदमाश थे बड़े अच्छे, तो उनको ये था कि पता था कि इन लोगों से दुश्मनी चल रही है, तब भी वो उस गली से निकल रहे हैं रौले में बाइक पे। यजदी बाइक आती थी उस टाइम पे रौले में, और लोगों ने पीछे से गोली चलाई, उनके लगी भी नहीं, और वो जाके एक संदूक में छिप गए एक के घर में, इतने डर गए। और वो आए थे रौला में कि मैं इस गली से ही निकलूंगा, और लोगों ने उनको कह दिया था कि मार दिए जाओगे इस गली में आए तो। और फिर लोगों ने, हमने देख रहे हैं हम कि उस बक्से के अंदर, बक्सा ऐसे होते थे, इस बक्से को देख के मुझे याद आया, ऐसा एक बड़ा बक्सा, उसमें छुप गया और दो गोली चल रही एकदम बूंदे। आपको डर नहीं लगता था ये सब सेटिंग में? मतलब उस टाइम तो छोटे थे ना, जैसे शुरुआती ऐसे हॉरर के साथ हो, आप पहले हॉरर फिल्म देख लो तो फिर बॉलीवुड फिल्म की गोलियों से आपको क्या ही डर लगेगा। तो क्या है कि ये पहले ऐसे देखा था ना, तो शुरुआत ही हुई, मतलब बचपन में ऐसे के बाद से। और क्या कि घर में कभी ताऊजी पिताजी को मार रहे हैं, मेरे ताऊजी ने मेरे छोटे वाले ताऊजी पे गोली चला दी, कुत्ते को लगी, कुत्ता मर गया। तो ये सब क्या है कि हम देख रहे थे ना, तो घर में भी देख रहे हैं, आसपास भी देख रहे हैं, तो वो डर खत्म हो गए थे सारे।
तो गोलियों से बिल्कुल डर नहीं लगता है आपको? नहीं मतलब अरे मुझे तो क्यों नहीं लगेगा, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे तो लगता तभी मैंने गाँव छोड़ दिया। बट उस टाइम ना इतनी समझ थी ना, ऐसे कोई फर्क था, ऐसे भी नहीं पता था कि गोली लगेगी तो अब कुछ नहीं बचेगा रहेगा। ठीक है, मतलब ये सब चीजें देखी है मैंने। मेरा जो एक भाई ये बैठा है, इससे बड़े भाई के, तो ये तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, शादी में ही किसी ने गोली चला दी। किसको मतलब इतना शौक, भाई को यहाँ से गोली चली, निकली और पीछे से निकल गई, और वो खड़ा हुआ है, उसे पता तक नहीं, हल्का लगा यार कुछ हुआ है, कुछ हुआ है क्या। ये बात किस ईयर की है? 2014 की बात है, बताओ। तो ये अब सोचो उस भाई को क्या डर लगेगा जिसके बगल से लेना ना एक देना ना एक कोई गोली यहाँ से निकल के चली गई। तो इसने गोली खा ली, अब क्या मतलब बचा है फिर उसके बाद खाने के बाद? मैं पैरासीटामोल ले लेता हूँ, उसमें हिरन हो जाता हूँ, और यहाँ कोई इतनी बड़ी गोली खा गया। वो ऐसे ही वो ठीक था। हाँ, शादी में गया हुआ था, तो शादी में क्या है कि वहाँ बड़ी फायरिंग, हर चीज में मतलब बिना मतलब की फायरिंग है। अब तो योगी जी ने इस चीज पे बड़ा कंट्रोल किया है और मैं इसके लिए उनका आभार भी करता हूँ। मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक बार एक शो था, मतलब मैं उसमें वो शो में नहीं थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि शो चल रहा था, शादी का शो था, और किसी ने ऐसे बंदूक चला दिया और वो जाके पीछे एक जो डांसर थी वहाँ पर उसको लगा, एंड शी पास्ड अवे ऑन द स्टेज। अब ये बैन हो गया, अब आप हवाई फायर भी नहीं कर सकते, हवाई फायर में भी बैन है। पहले लोग बहुत कर देते थे, बहुत, जहां मर्जी बेटा हुआ है चलो एक गोली चला दो। क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब बेटा, हमारे यहाँ कॉमन था कि बेटा हुआ है किसी के तो एक फायर होगा कंपलसरी। किस चीज के लिए, मतलब क्या सेलिब्रेशन, जैसे था टाइप ऑफ सेलिब्रेशन। और आप आपने पी लिया तो गोली की दिशा बदल गई। अरे बाप रे, समझ नहीं आप, वो वाली चीज थी। पता चल रहा है कि गोली घूम के लगी छत पे। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे घर में ही एक थे, वो भाई साहब ने बहुत पी ली। अब वो नाटक कर रहे थे, शादी का मामला था, तो पहले बारातें स्कूल में रुका करती थी, तो उनको एक स्कूल के कमरे में बंद कर दिया गया। हाँ। उन्होंने छत पे इतनी गोली चलाई और एक गोली लौट के उनके अंगूठे में लग गई, वो गार्डर में लगी होगी, पूरा उन्होंने छत छील दी गोलियों से। इतने बड़े गोलीबाज थे। तो ये चीज है ना कि मतलब, बट अब वो सब चीजें निकल गई हैं दिमाग से। अभी आपने स्टार्ट किया तो आ रहा है, अब जरूर सोच के डर लगता है, बट उस वक्त नहीं। आपने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। हाँ, मतलब बहुत कम, इसीलिए लिखा ना कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। टू गुड। लोगों को आज ये लगे कि ये स्टोरी है यार, कोई फिल्म की सुना रहा है। हाँ। हमने सब लाइव देखा है। रिश्तों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, अगर आपको टिप्पणी देनी है उन्हें कि रिलेशनशिप के बारे में, तो वो 3 टिप्स क्या देंगे आप? पहली तो अगर अभी पढ़े नहीं है तो दूर रहें जब तक कैरियर सेट नहीं हो जाता। दूसरी चीज, पढ़ गए तो बिना वजह निकले नहीं। किसी भी ऐसे मोमेंट पे कि एग्जाम आ रहा है, मान लेते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जो ठीक नहीं चल पा रहे, तो बहुत सारे लोगों को यही कहने में बड़ा गर्व होता है यार हम तो 4 साल से साथ में हैं। वो कई साल अपने दिमाग में ना इसी चीज को बसाते रहते हैं, 4 से 5 साल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई डिसीजन गलत हो गया है, आप एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो यू टर्न ले लेना चाहिए लाइफ में और उसको ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअली दिक्कत पता है कहाँ आ जा रही है? मैं ये मानता हूँ कि जो गांव का युवा है या मैक्सिमम गांव का युवा है, उसने क्या पहले कभी देखा नहीं होता। हम लोग जैसे थे, अगर हम अपने बारे में बात करें, हमारे स्कूल में भी लड़की नहीं, कहीं लड़की नहीं, और अगर होती भी तो ये नहीं है कि बात कर सकते हैं। मतलब हमारे स्कूल में अगर लड़की होती भी, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे लड़कियां थी, तो बात नहीं कर सकते। बात कर लिया तो ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। उसका गांव ही आ जाएगा फिर पूरा कि आपने लड़की से बात कैसे की। तो हम उस माहौल में पढ़े लिखे। अब सोचिए ऐसे माहौल से निकल के कोई जब शहर में जाता है और कोई लड़की एक्सक्यूज मी भी कह देती है ना, तो हमारी रूह कांप जाती है एक्सक्यूज मी से। अच्छा। हमें लगता है हमसे बात करना चाह रही है। तो वो लोगों के लिए ना रिलेशनशिप बड़ी चीज हो जाती है। जो लोग पहले से ही, आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़े, स्कूल में भी दोस्त बने, लड़का लड़की मतलब बात करना एक दूसरे से दोस्त, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, उनके लिए रिलेशनशिप एक अलग चीज है। और हम जैसे लोग थे कि यार ठीक है, किसी ने एक्सक्यूज मी सॉरी बोल के इतने प्यार से कहते थे यार हम तुम्हारे हो गए यार। ठीक है, वो वाली चीज थी। तो ये चीजें बच्चों को बहुत परेशान करती है जो बिल्कुल नए इस चीज में कूदते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद क्या लगता है, मैं कहता हूं ना, एक मेरा डायलॉग है कि किसी के जाने का गम तब ज्यादा है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी। और जब आप एक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं ना, तो जब धीरे धीरे आप एंट्री करते हैं ऐसे ऐसे करके, जब आप देखो ना स्टॉक मार्केट भी कब चीज ऐसे एक साथ जाता है तुरंत वापस आ जाता है, लेकिन जब वो कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फिर वो ठहरता है। तो ठहराव तभी आता है जब आप किसी चीज में धीरे धीरे घुसते हैं। आजकल के रिलेशनशिप बहुत फास्ट हो गए, तो मैं उनको रिलेशनशिप वैसे मान नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो ये जो सीरियस रिलेशनशिप है उनकी बात कर रहा हूँ। हम क्या सोचते हैं ना कि यार
ये मेरी पार्टनर है तो बस अब ये मेरे साथ चलेगी, मैंने अपना एक पैर इसके पैर से बांध दिया, तो उस केस में ना चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिपेंडेंसी देना बहुत जरूरी है। ये अगर फ्लोर टिका हुआ है तो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, और इन चारों पिलर्स में बड़ा प्रेम है जब इन्होंने इस छत को टिका के रखा। अगर ये चारों ये सोचें कि मैं बिल्कुल एक पास आ जाता हूँ तो ये नहीं टिक पाएगा। तो हर रिश्ते में एक डिस्टेंस, एक दूरी भी जरूरी है अगर रिश्ते को लंबा चलाना है तो। समझ रही ना? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत बढ़िया है हमें। हाँ, रिश्ते में डिस्टेंस बहुत, मतलब वो बहुत जरूरी है कि उसकी भी अपनी एक फ्रीडम है। जैसे आप खुद देखो ना कि जब लड़का लड़की शुरुआत के दौर में होते हैं, सब कुछ आप देखते हो ना बड़ा अच्छा चलता है। क्यों चलता है मालूम है? मैंने आपको फोन किया, अरे हाँ यार कहाँ हो लेंसिया? अरे कुछ नहीं, मैं तो आज मामा जी के घर जा रही हूँ। तो बता बंदा कहता है हाँ ठीक है तुम चली जाओ, खुश रहना, बस डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन जब वही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आगे बढ़ जाता है, तो फिर क्यों जा रही हो आज मामा जी के घर? आज तुम मुझसे मिल सकती थी, क्या जरूरत है वहां जाने की? ये सब चीजें जब आने लगती है ना, जब इंडिपेंडेंस, तभी वो रिश्ते खराब होने लगते हैं। पहले किस और मैं कहता हूँ कि किसी को इतना चाह लो ना कि वो तुम्हें छोड़ के जाए तो दुख उसे हो, तुम्हें नहीं। हाय हाय हाय, प्रेम तो आत्मा का निस्वार्थ समर्पण है, जहां पे कुछ चाह नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम आओ, मैं चाहता हूं कि तुम आओ, बट तुम तब आना जब तुम चाहो। ये अगर आपने इंडिपेंडेंसी दे दी उसको कि मैं चाहता तो हूं कि तुम आओ, लेकिन तुम तब आना जब तुम चाहो, ये अगर उसके पास है तब तो वो आएगी, लौटेगी, कोई जा ही नहीं सकता छोड़ के। मतलब फुल आप में तो गालिब भरा हुआ है। हाँ, तो वो क्लास रखनी पड़ती है। लेकिन ऐसे हुआ है कि एज अ टीचर आपके स्टूडेंट्स आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या आपको पसंद कर रहे हैं, एंड यू हैव टू, इतना सारा बॉलीवुड मूवीज जो होता है, नहीं मतलब यू हैव, फ्लर्ट तो मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, बट हाँ स्टूडेंट ने पसंद बहुत किया है, और हमेशा बहुत सारे लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिला है कि सर आप मेरे क्रश थे, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी किसी स्टूडेंट ने कुछ कहा। ये जरूर कहा है कि आप मेरे क्रश थे और मैं आपको देख देख के ही पढ़ के सेलेक्ट हो गई, आज यहाँ पे हूँ, यहाँ पोस्ट, और ये सुन के बड़ा अच्छा भी लगता है। नहीं तो टीचर्स के लिए बड़ा लोग अरे क्या होगा, ठीक है यार, क्योंकि हाँ मतलब एक चीज अच्छी बात है कि अभिनय जी आपने वो कम्युनिकेशन का जो दरवाजा है ना उसको ओपन कर दिया। एनीबॉडी कैन टॉक टू यू एंड से एनीथिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल। मतलब मेरे स्टूडेंट्स इतने जाते कि वो सामने से कुछ भी बात कह देते थे, कभी कुछ ऐसे गैप रहे नहीं बच्चों के बीच में भी। मुझे तो एक ही चीज समझ में आई जीवन में कि प्रेम ही मोक्ष का रास्ता है। सबसे बस प्रेम करना है लोगों के साथ। प्रेम का मतलब ये है कि मुझे अपना बच्चा भी उतना प्यारा है और मुझे सामने वाले का बच्चे में भी वो प्रेम दिखता है, अपना बच्चा दिखता है कि यार इसकी भी कोई सपने हैं। मैं आज भी बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मैं बच्चों को। मुझे लगता है कि किसी बच्चे के लिए कोई खिलौना दिलाना है, वो जिद कर रहा है मुझे कोई एयरपोर्ट पे भी मिल जाए, और कोई माँ है ठीक है उसे वो खिलौना नहीं दिलवा सकती, वो कह रही है कि बेटा मेरा बजट नहीं है, तो मेरा दिल करता है कि मैं कई बार रिक्वेस्ट करके कहता भी हूँ कि ये मैं आपकी बेटी के लिए तोहफा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। मेरा अपना वैसे भी कुछ नहीं है, मेरा सीधा फंडा जीवन में मैं कुछ ना लेके आया था ना ही लेके जाने वाला हूँ, मेरे बस में ही नहीं है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है तो इसलिए नहीं दिया है कि सब कुछ मैं ही कंज्यूम करूँ, मैं और लोगों को भी उस सुख में शामिल करूँ तो शायद और बरकत होगी। क्योंकि मजा अकेले खुश रहने में नहीं है बल्कि खुशियां बांटने में है। तो सबसे प्रेम करते रहना है। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ऐसे भी मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मोस्टली टॉपर्स को आजकल खरीदा जा रहा है बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, राइट? इस स्कैम के बारे में जरा हमें बताइए। ये तो देखिए बड़ा कॉमन हो गया, मैंने बड़ा बुरी तरीके से अभी रोस्ट किया भी था एक इंस्टीट्यूट को। ये लोग कर रहे हैं कि जैसे ये क्या है ना, ये छवि बनाने की कोशिश हो रही है कि टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ के निकल रहा है, जबकि ऐसा नहीं। हर कोई क्लेम कर दे रहा है। मतलब आजकल बच्चे भी देखिए, वो तो स्टूडेंट है, वो गुमराह हो जाता है तो या उसको पैसे मिलते तो वो कर लेता है, ले लेता है, अरे मैं ये तो पैसे मिल रहे हैं, बट वही। लेकिन जो दे रहा है कहीं ना कहीं वो भी, ये चीज तभी रुक सकती है जब दोनों ही इसके भागीदार हों। जैसे हमारे देश में दहेज लेना पाप है, देना पाप नहीं है। आज जब तक देना पाप नहीं होगा तब तक दहेज नहीं रुकेगा। भाई लेना पाप है, मैंने मांगा नहीं, आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी दे दो, जबकि मांगा खूब जाता है और दिया भी जाता है, जबकि लेना तो पाप है। तो वही है कि जब तक दोनों ही लोगों पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा, सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा मामला अगर संगीन में आता है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिश्वत ले रहा है, वो सरकारी तंत्र में जाके क्या करेगा? अभी तो कोई पावर्स नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर आया है पीडीएफ में, इसी को कैश कर रहा है। आगे और किस किस चीज का कैश बनाएगा भगवान मालिक है। तो अभी कोर्ट ने भी एक नोटिस दिया काफी कोचिंग्स को कि आप इस तरीके से लोगों को गुमराह करना बंद करिए कि ये हमारा टॉपर है, नहीं है।
आजकल आप देख ही रही होंगी यूट्यूब पे क्या है, रील शॉर्ट वायरल हो जाते हैं और एक हवा बन जाती है, और उस हवा से कितने सारे लोग गुमराह हो रहे हैं ये कोई नहीं देख पा रहा है। ये दिक्कत है एक बड़ी, जो कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में शॉर्ट हो जाएगी। अभी जैसे गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, आगे अगर इस चीज़ को और टाइट किया जाएगा तो ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। लेकिन गलत है, पूरी तरीके से गलत है। हम कुछ समय पहले उर्फी जावेद के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्यों करते हैं वैसे हम उसके बारे में बात? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये बात कर करके ये बंदी कहाँ पहुंच गई है, हमें कोई नहीं पूछ रहा। मुझे लगता है उसमें कुछ तो Creativity बात होगी, है। कुछ तो बात होगी कि कुछ तो बात होगी। मतलब ये मुझे उसके बारे में क्या पसंद है मैं बताती हूँ। मुझे ये पसंद है कि वो बेझिझक काम कर रही है, उसको लेना देना नहीं है कि उसके बाद झिझक तो बचती नहीं है, वो झिझक का हाइट है, उसके बाद झिझक में बचा क्या शी है? डजंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक। उसको पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं। उसका पीआर बहुत अच्छा है, वो समझ गई कि उसके प्रोज क्या है, वो किस चीज में अच्छी है। वो इस चीज में अच्छी है जहां पर देखिए मैं भी बहुत सारी चीजों में अच्छा हूं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बता सकता, नहीं जता सकता, नहीं दिखा सकता। अच्छे होने का मतलब पैमाना क्या है, कैसे नापा गया कि वो कुछ चीजों में अच्छी है, मतलब पैरामीटर की कैसे नापा गया ये कि वो कुछ चीजों में अच्छी है। किसी के लिए उसके जो फैशन सेंस है वो क्रिएटिविटी है कि जूट बैग में वो ड्रेस बना रही है। किसी के लिए, मतलब हमारे लिए नहीं होगा, बट समवन हु इज अ फैशन। हाँ वो फैशन है। फिर मनीष मल्होत्रा के यहाँ पे मुंबई में घास छील रहे हैं, उनको तो उर्फी जावेद को तो असिस्टेंट रख लेना चाहिए मनीष मल्होत्रा को। फिर ये क्यों नहीं लहंगे डिजाइन कर रही परिणीति चोपड़ा की, अगर इसका फैशन सेंस इतना अच्छा है। आप देखिए फैशन सेंस उसको अच्छा कहते हैं जिसको लोग कॉपी भी कर रहे हैं। उर्फी जावेद का तो कोई कॉपी नहीं आ रहा है, और आएगा तो वो समाज को खराब ही करेगा। कॉपी तो नहीं आ रहा उसका कोई, उसने खुद ही माना हुआ है कि जी मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, कि वो अगर जूट का बैग ले आई, हाँ वो तो कल को ये जो दरवाजा है ना इसे उखाड़ के भी ऐसे करके चल देगी, और हम लोग कहेंगे वाओ क्या नया कर रही है, ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी देखिए, क्रिएटिविटी में भी तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। गलत चीजों की क्रिएटिविटी को मैं क्रिएटिविटी नहीं मानता। गलत क्या है? मतलब अब जैसे क्या है आप बताओ, अभी अब ये लड़का है यहाँ पे, आप इसको ना कुछ मत करो, पूरे इसके कपड़े उतारो और इस पे पेस्ट लगाओ चिपकाने वाला, और 2-2 हजार के नोट चिपका दो इसके पूरे शरीर पे, 2-2 हजार के नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमेजिन नहीं कर सकती। अरे ठीक मैं इमेजिन करने लगी हूँ। अरे नहीं, मैं विजुअल पर्सन हूँ अभी। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसको घुमा दिया आप मुंबई में, कौन नहीं देखेगा इसको 2-2 हजार के नोट इसके ऊपर चिपके हुए हैं। वाओ क्या क्रिएटिविटी है। लेकिन लड़का इसको लात पड़ जाएगी इस पे। पुलिस अलग से उठा के ले जाएगी, 2-3 दिन रखेगी, पहले सारे नोट छुटाएगी और फिर हाल बताएगी। तो ये मैं इसको क्रिएटिविटी नहीं मानता, और मैं इस चीज को बहुत ही निंदा करता हूं कि हम एक ऐसे पर्सन को इंस्पिरेशन या रोल मॉडल मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी लड़की है उसको इस चीज से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स इस चीज को देख करके बहुत खुश होंगे। उसने कहा भी 1-2 इंटरव्यू में, जो क्लिप्स वगैरह मैंने देखी हैं, कि उसको पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है। तो अब मतलब नहीं है तो फिर सब कुछ उतार के रख ही दिया। एक पुरुष अगर समाज में उसकी जिब भी खुली रह जाए तो लोग उसको इतनी शर्मिंदगी की नजर से देखते हैं। क्यों भाई? पुरुष ने इतना गलत कर दी कि उसकी जिब खुली है पैंट की, तो उसको खराब नजरों से देखा जा रहा है और बड़ा ऑकवर्ड फील कराया जा रहा है। देखिए अभी एक पिक्चर या कुछ वीडियो कुछ साल, आई थिंक एक साल पहले रणवीर सिंह ने डाला था, जहाँ पर वो कंप्लीटली नेकेड था, राइट? वो फील कर रहा था दैट ही वांटेड टू पोर्ट्रे हिज बॉडी इन अ सर्टेन वे, राइट? हाँ तो उसको दिखाना जरूरी थोड़ी है यार। तुम बेडरूम को यूट्यूब पे लाओगे क्या? हर जगह तो कैमरे पहुंचा दिए, और कितने छोटे कैमरे बना दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है कुछ चीजें आप फील करनी है, ठीक है यार। वॉशरूम में मैं भी पानी का आनंद लेता हूँ, एक बूंदें गिर रही हैं तो मैं उसे यूट्यूब पे पोर्ट्रे करूँ, मैं उसे इंस्टाग्राम पे डालूं। लेकिन मुझे ये पूछना, अगर ऐसा ही था तो फिर वॉशरूम में भी दरवाजे की जरूरत नहीं है, फिर घर की क्या जरूरत है? तुम खुले में क्यों नहीं रहते? वहां पर्दा क्यों? बताइए आप मुझे ये लगता है कि अभिनय जी, एट द एंड ऑफ द डे इफ समवन इज बीइंग अ सर्टेन वे, उसको एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा है। रणवीर सिंह वांट्स टू डू अ फोटो शूट नेकेड, इसे हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? व्हाई आर वी केयरिंग सो मच? हमें हमारा कौन सा पार्ट जो है
उसे हम you know why are we so bothered about it? We can मैं see बताता it. हूँ आपको, मैं Why are बताता we हूँ। bothered about? We can see it. हम लोग देख सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको करना है, उसकी लाइफ है, देखिए, उसका लाइफ उसको है। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी भाई यहां बैठ के तिरंगे का अपमान कर दे रहा है, कोई नहीं देख रहा है। इसने केक पे तिरंगा बनाया, काट दिया, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन यही काम सचिन तेंदुलकर ने कर दिया तो बड़ा बवाल होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लोग फॉलो करते हैं। जी। तो रणवीर सिंह को लोग फॉलो करते हैं, वो क्या कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। धोनी साहब के बाल बड़े थे, लोगों ने गांव में बाल बड़े करा दिए थे। अब रणवीर सिंह ऐसा करेंगे तो गांव में हर लड़का ऐसी फोटो डालेगा, थोड़े दिन बाद फोटो से कल्चर निकल के आएगा, वो ऐसे ही घूमेगा। तो इसका समाज पे तो गलत असर पड़ रहा है ना। एक पर्सन ने किया चलेगा, बट उस एक पर्सन के करने से कितने और लोग इंपैक्ट हो रहे हैं कि हर बच्चा, उसके पापा भी कहेंगे तू ये सब क्या कर रहा है, पापा रणवीर सिंह ने भी किया था, वो छोटा मोटा एक्टर नहीं है, मैं भी करूंगा। ये चीज आ रही है कि ये अच्छी चीज तो नहीं है ना। और अगर अच्छी चीज है तो फिर तुम यही क्यों नहीं कर रहे हो? तुम फिर कपड़े पहन के घूम ही क्यों रहे हो भाई? मतलब मैं तो इसको गलत मानता हूं। मतलब हम कपड़े, फिर अगर ये सब चीजें नहीं होती तो फिर शर्म, हया, लज्जा, ये सब शब्द डिक्शनरी में ही नहीं आते। लेकिन अभिनय जी, हम आते हैं बिना, वी डोंट वेयर एनी क्लोथ्स व्हेन वी आर बोर्न एंड वी गो आल्सो विदाउट क्लोथ्स। ब्रांड की समझ नहीं होती कि कपड़े पहन के आ जाए वहां। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, अभी समझो कोई लड़की या कोई लड़का ने, उसने डिसाइड किया कि उसको बिकनी पहनना है या उसको जो है उसको मतलब कपड़े नहीं पहनना है। मैं ये बोल रही हूँ, उसको इतना फुटेज क्यों दे रहे हैं हम लोग? उसको नहीं, उसका अगर पोस्ट आ रहा है, देखो आगे बढ़ो। आप बोल रहे हैं हम लोग उसको इतना बढ़ावा। मैंने नहीं दे रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं दे रहा। वो आपने पूछा तो मुझे पता चल गया। मेरे तो दिमाग में कभी उर्फी वगैरह ये सब रणवीर आते ही नहीं दिमाग में। मुझे क्यों लाना है इनको दिमाग में? मैं तो इनका रील आए, इनका खुद के चैनल हो तो ब्लॉक कर दूं, मैं क्यों देखूंगा इनको? भाई मेरा मतलब नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रही इनके करतूतें, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि इससे समाज पे गलत असर पड़ रहा है। अरे आप देखो कि गाँव के बूढ़े बूढ़े लोग अपना समय इसी चीज में खराब कर रहे हैं। रील्स एक यंगस्टर को कितने देर देखना चाहिए? देखिए, आपको भी मालूम है कि रील्स में मजा है, और हर मजेदार चीज, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि एडिक्शन करती है। तो इसकी मात्रा डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लेकिन रील्स को मैं एक मानता हूं कि इतनी जरूरी है नहीं, जिसको करना जरूरी है कि देखना है। इससे दिमाग का डोपामिन भी खत्म होता है। आप 2 घंटे रील देख लीजिए, आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। आप उस 2 घंटे में कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा आपको। तो मैं तो मानता हूं कि रील्स देखना कोई जरूरी नहीं है। हफ्ते में कभी एक आध बार देख लो, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। कितनी देखोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, सिर्फ समय खराब होगा। जितना सोशल मीडिया कंज्यूम करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं ज्ञान मिलता है, मैं कहता हूँ ज्यादा ज्ञान भी इंसान को बेचैन करता है, अनकंफर्ट करता है। तो अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो रील देखना छोड़ना होगा। आज हर किसी दूसरे इंसान का दिमाग खराब है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि जब कुछ करोगे नहीं तो चिंता, परेशानियां सब कुछ दिखने लगेगी, क्योंकि आप समय खराब कर रहे हो। और जिसने जिंदगी में समय की कीमत नहीं जानी तो वो जिंदगी में क्या ही अचीव करेगा। तो मैं नहीं मानता रील्स देखना जरूरी, क्योंकि रील्स इतनी बेतुकी आ गई है, कितना देखोगे यार। हर कोई कुछ नहीं तो फोटो खींच के गाना लगा दे रहा है, हर कोई कुछ नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं बढ़ रहे कम वक्त। फॉलोअर की तो मुझे चिंता नहीं है, पोस्ट की चिंता है। 70 से ऊपर नहीं हो रही। मैं सोचता हूँ कुछ डालूं तो कुछ मीनिंगफुल तो हो, बट आज तो कल को रील शॉर्ट सब मीनिंगलेस ज्यादा हो गया है। इतना ज्ञान हर कोई दिए जा रहा, लपक के ले लो, ज्ञान दे रहा है। खुद के घर की कलेक्शन नहीं खत्म हो रही, और ज्ञान अप्लाई कोई नहीं कर रहा, जो वो दे रहा है वो भी नहीं कर रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। और देखिए, जन्म से मरण तक सब छूट जाना है, जीत उसकी होगी जो पहले छोड़ देगा, जो इस जंजाल से निकल जाएगा। रील्स क्या है नहीं है, उसको जीवन में सुकून मिलेगा और सुकून से रह भी पाएगा। हर चीज हम कर तो खुशी के लिए रहें, और ये सब चीजें जिनसे हमें पता है कि खुशी ना मिलके बल्कि दुख मिलने वाला है, तो वो काम क्यों कर रहा है। सुपर अभिनय जी, मुझे ऐसे लग रहा है ये पॉडकास्ट ना मैं बंद ही नहीं करूं, बस आपसे बात करते रहूं। इतना मजा आ रहा है मुझे। आई एम श्योर एवरीबडी हियर आल्सो इज लविंग इट, इट्स सो नाइस। और दिल से बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत ये डिबेट्स, आपका पर्सपेक्टिव जो होता है ना, जब हम बात करते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स निकल के आते हैं कि अच्छा ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। सो आई थिंक हर चीज़ में, चाहे हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, बट द ब्यूटी इज कि हम एक साथ बैठ के इस पर बात कर रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है। ओके, दिस
you can look at something like this also. So I really want to thank you कि आप यहाँ पर आए. बहुत मजा आया आपसे बात करके. और देखिए मैं तो वही चीजें करता हूँ जो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक है, यथार्थ है. जिन चीजों में प्रैक्टिकली मैं सोचता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ हर नज़र से, इधर बैठ के भी, कैमरे के पीछे बैठ के भी. वही चीज़ें मैंने यहाँ पे कही हैं. फिर भी किसी को अगर कुछ किसी बात से आपत्ति हो तो इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अभिनय जी, आपके लास्ट वर्ड्स, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहता हूँ कि बस मेहनत करते रहो और खुद में भरोसा रख के काम करना है. दीन दुनिया में क्या चलता रहेगा. देखिए पहले हमें पता नहीं लगता था तो फिर भी कम चीजें होती थी सोचने को. आज इतनी चीजें हो गई हैं, रात को नींद नहीं आती. इतनी रील्स देख ली, इतना उसका. मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, जो भी लोगों को आप देखते हो ये सब कैमरे के सामने अलग है. मैं कितने लोगों को देखता हूँ, अभी लड़ाई हो रही थी, जैसे सेल्फी की बारी आई मुस्कुरा दिए. तो इस नकली मुस्कुराहट पे मत जाओ. अपने जीवन में सच में मुस्कुराहट लेके आनी है तो मेहनत करना है. जिस भी डायरेक्शन में कर रहे हो, जो भी अपने जीवन में बनना चाहते हो. तो बाकी तो ये होता है कि लोग कहते हैं कि डेस्टिनी है भाई, लेकिन हमें मेहनत एक दिशा में करनी होती है. हम डायरेक्शन नहीं बना सकते कि मैं वहां पहुंचूंगा और मुझे यहाँ तक पहुंचना है. फॉर एग्जांपल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मुझे किसी लड़की से शादी करनी है तो मैं आज ही से ये नहीं कर सकता मैंने उसको कह दिया यार मुझे तुमसे शादी करनी है, प्लीज करोगी ना, 3 साल बाद 4 साल बाद. नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है. मुझे आज से इस काम पे लग जाना है. मुझे पहले उससे धीरे धीरे बातें करनी है, फिर थोड़ा मिलना है, फिर कॉफी पे जाना है, फिर नंबर लेना है, फिर उससे बातें करनी है. उसको कौन से गुलाब जामुन पसंद है, काले सफेद, ये सब पे बात करनी है. धीरे धीरे करके वो एक दिन आ जाएगा, वो खुद कहेगी यार आज तुम्हारा मैसेज नहीं आया सुबह, मैं मिस कर रही थी इस मैसेज. तो वो जो फीलिंग है ना, उसका अपना अलग मजा है. उस मोड पे ले आओ. फिर एक दिन आएगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, वो अपने घर वालों को मनाएगी, तुम अपने घर वालों को मनाओगे. तो ये एक वे है. और जब आप इस वे को आप इंजॉय करते हो, नहीं करते, हम कहते हैं कि यार वो दौर बड़ा अच्छा था. तो जब आप रास्तों को इंजॉय करना सीख जाते हैं तो मंजिल पे पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है. तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक्टर बनने का सपना है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको ये जो जर्नी है इसको भी इंजॉय करना पड़ेगा. पार्ट ऑफ सक्सेस है ये भी. फैबुलस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब मिलके. मुझे ऐसे लगा कि मैं एक बहुत ही यंग स्टूडेंट के साथ बैठी हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ बैठी हूँ. ऐसे टीचर वाला वाइब ही नहीं आया मुझे. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट यू अभिनय. आई थिंक यू आर अ रॉक स्टार. And I wish we had teachers like him, and I'm sure in his journey he is going to empower more such teachers so that he can create this kind of communication that we just had. I enjoyed this podcast. I hope you also enjoyed the podcast. If you go ahead, subscribe to this channel. हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन दबाना है और घंटी वंटी सब दबा दो. फेमस कर देना लड़की को, बस बहुत हो गया नाटक. ठीक है, दोस्त है अपनी. चलो, थैंक यू वेरी मच. Thank you.